गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 26 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज बहुत सारे अच्छे प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे इसमें, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न तो ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में डूरंड कप 2025 को किसने जीत लिया है। तो सही उत्तर होगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। अच्छा, एक प्रश्न तो यहाँ बन जाएगा स्टैटिक प्रश्न कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है। तो आंसर होगा फुटबॉल से। और 2025 में ये इसका 134वां संस्करण हुआ। फाइनल इसका खेला गया विवेकानंद युवा भारतीय क्रीड़ांगन कोलकाता में इसका आयोजन हुआ। फाइनल मतलब। और इसको जीत लिया है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने। दूसरी बार इसको जीता है, दूसरा टाइटल है इसका ये। और इसने हराया किसको? डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब को हराया है। एक स्टार पॉइंट में मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब को ही हाईलैंडर्स के नाम से भी जानते हैं। इसका उपनाम है हाईलैंडर्स। तो हाईलैंडर्स बोले या नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब बोले, बात एक ही है। अच्छा, पहले डूरंड कप की अगर बात करते हैं तो डूरंड कप याद रखना दुनिया का तीसरा सबसे पुराना और एशिया की सबसे पुरानी क्लब आधारित फुटबॉल प्रतियोगिता है। और इस बार इसका 134वां संस्करण हुआ। और हुआ ये 5 राज्यों में है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, मेघालय, मणिपुर में हुआ। और यह पहली बार था जब डूरंड कप भारत के 5 राज्यों में आयोजित हुआ। और इसमें पहली बार इंडोनेशियाई सेना की टीम ने भी इसमें हिस्सा लिया। पहला जो डूरंड कप है ना, ये 1888 में हुआ था शिमला में। और डूरंड कप प्रतियोगिता के विजेता को 3 तरह की ट्रॉफियां दी जाती है: डूरंड कप, शिमला ट्रॉफी और प्रेसिडेंट कप। और डूरंड कप, इसका जो नाम है ना, ये ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव रहे मॉर्टिमर डूरंड के नाम पे रखा गया था। और आप जानते हो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसका नाम भी डूरंड लाइन है। अच्छा, डूरंड कप जीतने वाला पहला भारतीय क्लब कौन सा था? 1940 में मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने जीता था। और पिछला वाला की अगर बात करें 133वां संस्करण जीता था नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने। बाकी देखो, फुटबॉल से ही संबंधित प्रश्न है तो इसी से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अदिति चौहान का नाम याद है? भारतीय महिला फुटबॉल टीम की गोलकीपर थी, संन्यास ले लिया। 14वां यूईएफए वुमेन्स यूरो कप 2025 ये स्विट्जरलैंड में हुआ। इसको इंग्लैंड ने जीता, स्पेन को हराया। डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी 2025-26 जिसे जूनियर बॉयज नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप भी कहते हैं, पंजाब में हुआ। मणिपुर ने जीता, पश्चिम बंगाल को हराया। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच बने खालिद जमील। और 10वां कोपा अमेरिका फेमेनिना 2025 इक्वेडोर में हुआ। ब्राजील ने जीता, कोलंबिया को हराया। भारत की पहली फीफा टैलेंट अकेडमी ये शुरू हुई हैदराबाद के गाचीबौली स्टेडियम में। यूईएफए सुपर कप 2025 जो हुआ इटली में, पेरिस सेंट जर्मेन ने जीता है इसको, फ्रांस का क्लब है। टॉटेनहम हॉटस्पर को हराया। और पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 3 बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने मोहम्मद सलाह। ये मिस्र के हैं, इजिप्ट से हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है। तो आंसर होगा यहाँ पे अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह का नाम आपने पहले भी सुना होगा क्योंकि ये सीआरपीएफ के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं। पर अभी इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नियुक्त किया है। तो इनका नाम याद रखना। और आप जानते हो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल है। ठीक है। और अभी जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का है। डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आपका हो गया अंग्रेजी में, अनीश दयाल सिंह बन गए। अच्छा, यहाँ पे इसी तरह से कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन उससे पहले आप मुझे बताओ अभी वर्तमान में सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है। चलो आप देखो, सशस्त्र सीमा बल के अभी डायरेक्टर जनरल बने थे कौन? संजय सिंघल। बीएसएफ के दलजीत सिंह चौधरी। सीआरपीएफ का मैंने अभी आपसे पूछा, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सीआईएसएफ के राजविंदर सिंह भट्टी। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के बी श्रीनिवासन। और स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के आलोक शर्मा। आईटीबीपी के राहुल रसगोत्रा। एनसीसी के गुरबीर पाल सिंह। इंडियन कोस्ट गार्ड के परमेश शिवमणि। एनडीआरएफ के पीयूष आनंद। और आरपीएफ की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी सोनाली मिश्रा। होमगार्ड के SBK सिंह। और असम राइफल्स के आपको पता ही विकास लखेरा हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अनुराग गर्ग। और हमारे एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह हैं। नेवल चीफ हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। और आर्मी चीफ हैं उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि चैट जीपीटी के निर्माता ओपन एआई ने कहां पर भारत में अपना पहला कार्यालय खोलने की घोषणा की है। तो आंसर होगा नई दिल्ली। तो चैट जीपीटी के निर्माता ओपन एआई ने 2025 के अंत तक नई दिल्ली में अपना पहला भारतीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है। ये कार्यालय देश में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाले जो भी छात्र हैं, जो भी शिक्षक हैं, जो भी प्रोफेशनल्स हैं, डेवलपर्स हैं, उनके लिए एआई पहुंच का विस्तार करेगा। भारत, आपको बता दूं, वर्तमान में चैट जीपीटी के लिए अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा बाजार है और सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है।
अब बात तो बेसिकली एआई की हो रही है ना, ओपन एआई, क्योंकि यही भारत में अपना पहला ऑफिस कार्यालय खुल रहा है नई दिल्ली में। तो यहाँ पे एआई से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो, अगर बात करते हैं कि भारत का पहला एआई प्लस कैंपस कहाँ पर खुलेगा, अमरावती आंध्र प्रदेश। भारत का पहला एआई संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम ये लॉन्च किया गया दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेसवे पे। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी ये शुरू हुई नागपुर महाराष्ट्र में, जो वडमना विलेज है वहां। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भारत की पहली प्राइवेट एआई यूनिवर्सिटी बनाएगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। सड़क सुरक्षा के लिए एआई का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना, उत्तर प्रदेश। और ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में टॉप पे सिंगापुर है, भारत से टॉप पे बंगलुरु है, लेकिन बंगलुरु इस लिस्ट में 26वें स्थान पर है। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग ये कहां पर हुआ, जयपुर में। पूर्व ट्विटर सीईओ पराग अग्रवाल ने मशीनों के लिए वेब बनाने हेतु किस नाम से एआई स्टार्टअप लॉन्च किया, पैरेलल। किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने दुनिया का पहला एआई संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर लॉन्च किया, दुबई। और नासा ने आईबीएम के सहयोग से सौर तूफानों की भविष्यवाणी के लिए भी एआई मॉडल लॉन्च किया, उसका नाम है सूर्य। ठीक है, तो ये एआई से संबंधित करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है मैंने यहाँ पे आपको रिवाइज कराया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में इंद्रनील भट्टाचार्य को एमपीसी मतलब हो गया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का नया सदस्य नियुक्त किया गया है। एमपीसी में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो आंसर होगा 6। तो अभी इंद्रनील भट्टाचार्य को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। वे राजीव रंजन का स्थान लेंगे और अक्टूबर 2025 में होने वाली मीटिंग को अटेंड करेंगे। अभी मार्च 2025 में ही इंद्रनील भट्टाचार्य को आरबीआई का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया था। अब पहले एमपीसी के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी देता हूँ। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इसको बोलते हैं। ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जिसे आरबीआई एक्ट 1934 के तहत बनाया गया था। और ये किसकी सिफारिश पे बनती है, तो उर्जित पटेल कमेटी। इस कमेटी ने ही कहा था कि मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होनी चाहिए, ताकि वे इन्फ्लेशन को यानी कि जो मुद्रास्फीति है उसको 2 से 6% के बीच में मेंटेन कर सके। और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बैठक है ये हर 2 महीने में, ये साल में 6 बार होती है। इसमें टोटल 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई से होते हैं और 3 सरकार की तरफ से होते हैं। आरबीआई की तरफ से जो 3 सदस्य हैं, एक आरबीआई के गवर्नर है, एक आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर है और एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। तो ये जो इंद्रनील भट्टाचार्य हैं, हमने कहा ये कुछ समय पहले ही आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही इसके एक सदस्य होते हैं। तो हमने यही तो पढ़ा है प्रश्न में, एमपीसी के भी नए सदस्य बन गए, कौन, इंद्रनील भट्टाचार्य। और इस कमेटी को हेड करते हैं, मतलब इसके चेयरमैन आरबीआई गवर्नर होते हैं। और सरकार जो 3 लोगों को नॉमिनेट करती है मेंबर के रूप में, उनका कार्यकाल 4 साल का होता है। और आरबीआई के जो मेंबर है उनका टेन्योर जब तक आरबीआई में वो पद पर हैं तब तक रहेंगे। बाकी एक बार आरबीआई की बात कर ले, आरबीआई की स्टैटिक देख लेते हैं। स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935, हेडक्वार्टर मुंबई। और इसकी स्थापना होती है यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पे। नेशनलाइजेशन होता है 1 जनवरी 1949। गवर्नर है संजय मल्होत्रा 26वें नंबर के। पहले ब्रिटिश गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, पहले इंडियन गवर्नर रहे सीडी देशमुख। 4 डेप्यूटी गवर्नर हैं, एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर, स्वामीनाथन जानकी रमन और अभी नई बनी थी पूनम गुप्ता। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत को एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान का अध्यक्ष चुना गया है, इसका मुख्यालय कहां पर है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान की। अंग्रेजी में बोलोगे, इंग्लिश में एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। और अभी इसी की 23वीं बैठक हुई, अभी 19 से लेकर 21 अगस्त तक हुई थी। कहां पर, फुकेट थाईलैंड में। और यहीं पर भारत को इसके कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया। और आपको बता दूं, स्टार पॉइंट की भारत ने लगातार दूसरी बार इस प्रतिष्ठित पद को संभाला है। और इस बैठक की थीम भी थी जनता, शांति और समृद्धि के लिए मीडिया। वैसे इसका उद्देश्य क्या होता है, मतलब ये जो एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान है, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट है, इसका उद्देश्य क्या है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वातावरण को बढ़ावा देना। इसकी स्थापना होती है 1977 में और मुख्यालय आपको मिलेगा कुआलालंपुर, मलेशिया में। अब जिस तरह से भारत को इसका अध्यक्ष चुना गया है, उसी तरह से भारत और किन किन कारण से अभी न्यूज में था मैं आपको बताता हूं। देखो, अभी हमने पढ़ा था कि जो 12वें मेंस एशिया हॉकी कप टूर्नामेंट होंगे, अभी अगस्त सितंबर में होंगे, इसी साल ही अगस्त के लास्ट में होंगे। ये भारत में होंगे, राजगीर बिहार में। उसके अलावा भारत अभी लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम MK2A इसका परीक्षण करने वाला चौथा देश बना था। कहां पर हुआ था, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में, डीआरडीओ ने किया था। और अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का मुख्यालय ये भारत में स्थापित किया जाएगा। एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट शुरू करने वाला भारत दुनिया का 17वां देश बना।
2025-26 के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बनाया गया भारत को। भारत 2026 में अगले ब्रिक्स संसदीय मंच की मेजबानी करेगा। भारत को 2025 से लेकर 2028 तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस का अध्यक्ष चुना गया है, और अध्यक्ष बनाया गया मतलब अध्यक्षता जो संभालेंगे वो बनाया गया वी श्रीनिवास को। इसके अलावा भारत को अभी 3 सालों के लिए 2026 से 2028 तक के लिए संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसॉक, जिसको कहते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसका सदस्य भी बनाया गया। उसके अलावा भारत को अभी 2025-2026 के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का भी अध्यक्ष बनाया गया था। ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कार 2025 मिला था भारत को। क्यों? तंबाकू छोड़ने को बढ़ावा देने के लिए। और 23वें विश्व पुलिस और फायर गेम्स जो 2029 में होंगे, भारत में होंगे। पहली बार भारत इनको होस्ट करेगा, भारत में भी कहा अहमदाबाद। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को भी भारत होस्ट करेगा अगले साल। शूटिंग वर्ल्ड कप 2027 में और शूटिंग वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2028 में, इसको भी होस्ट करेगा भारत। भारत को कोलंबिया के अभी 38वें बोगोटा अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले 2026 में विशिष्ट अतिथि चुना गया था, स्पेशल गेस्ट। तो भारत इन सब कारण से अभी न्यूज में था, मैंने सब आपको रिवाइज करवा दिया। लगभग 14 प्रश्न मैंने आपको यहाँ रिवाइज कराया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में समन्वय शक्ति 2025 अभ्यास का आयोजन ये कहां पर किया गया? तो आंसर होगा असम में। तो अभी भारतीय सेना ने असम के तिनसुकिया जिले में समन्वय शक्ति 2025 नाम से एक सैन्य नागरिक एकीकरण अभ्यास किया। और इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? सुरक्षा बलों, सरकारी विभागों और नागरिकों के बीच तालमेल बढ़ाना। अभी ये असम में शुरू हुआ, इसके बाद इसका आयोजन मणिपुर में किया जा रहा है। मतलब इसका जो दूसरा चरण आप कह सकते हो, अभी 20 से लेके 30 अगस्त तक मणिपुर में हो रहा है, लेकिन शुरुआत इसकी असम में हुई थी। ठीक है, असम के बाद असम में हुआ कुछ दिन, फिर उसके बाद मणिपुर में हो रहा है। समन्वय शक्ति अभ्यास का आयोजन कहां पर हुआ या शुरुआत कहां पर हुई, ऐसे आ जाएगा तो असम आंसर होगा। अब असम में शुरू हुआ तो असम भी लेकर के चलते हैं आपको। ये रहा मैं अपने असम। कैपिटल इसकी दिसपुर हो गई। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। राजकीय पशु एक सिंग वाला गेंडा हो गया, पक्षी है व्हाइट विंग वुड डक, वृक्ष है होलोंग, पुष्प है फॉक्सटेल ऑर्किड, फल है काजी नींबू। और इसके लोक नृत्यों में बात करेंगे, बिहू हो गया, बगरुम्बा हो गया, भोर हो गया, क्लासिकल डांस सत्रिया है। कुछ फेस्टिवल्स की बात करें, बिहू महोत्सव हो गया, वांचुआ महोत्सव हो गया, बेखो महोत्सव हो गया। और असम का 7वां नेशनल पार्क देहिंग पटकई नेशनल पार्क है। और बाकी 6 बता दूं, रायमोना नेशनल पार्क, काजीरंगा, नामेरी, मानस, डिब्रू शिखोवा और औरंग नेशनल पार्क है। भारत का पहला तेल का कुआं कहां पर खोजा गया? डिगबोई असम में। भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका या डोलो सादिया पुल है, लंबाई है 9.15 किलोमीटर, लोहित नदी पर बनाई है। कुछ करंट अफेयर्स भी देख लो आप असम से। अभी असम याद रखना देश का पहला राज्य है जिसके पास अपना खुद का सैटेलाइट है, नाम है असम सेट। टाइम मैगजीन की वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 की सूची में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया? असम की डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। असम ये भारत का पहला राज्य है जिसने बायो ई3 पॉलिसी को अपनाया है। और मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान यहाँ शुरू हुआ। इंडियन आर्मी और असम पुलिस ने मिलकर ऑपरेशन गोस्ट सिम लॉन्च किया था नकली सिमों के खिलाफ। गज मित्र नाम से एक पहल शुरू हुई थी यहाँ। भारत का पहला इकोटेक पार्क यह असम में लॉन्च किया गया। मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना शुरू हुई। मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोनी 2.0 योजना शुरू हुई। ऑपरेशन फॉल्कन गेंडों के अवैध शिकार नेटवर्क को खत्म करने और अवैध वन्य जीव व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए शुरू हुआ था। और भारत का 22वां IIM ये स्थापित किया जाएगा गुवाहाटी असम में। ठीक है, तो सब ध्यान में रखना, अच्छे प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में देखो क्या पूछ रहे हैं, दिवस वाला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय दास्ता स्मरण दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 अगस्त को। तो हर साल 23 अगस्त को इंटरनेशनल स्लेवरी रिमेम्बरेंस डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन स्लेव ट्रेड यानी कि दास व्यापार और उसे खत्म करने की याद में मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत 1997 में यूनेस्को ने की थी। अच्छा, इसी के साथ एक और दिवस आपको बता दूं, 21 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित दिवस, इंग्लिश में बोलोगे तो इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म के रूप में भी मनाते हैं। इसकी थीम भी है आशा से एकजुट आतंकवाद के पीड़ितों के लिए सामूहिक कार्रवाई। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। जब भी डे वाला प्रश्न आता है मैं उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज आपको रिवाइज कराता हूँ। आज मैं आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा, आज आपको टेस्ट दूंगा। आप या खुद का टेस्ट लेंगे कि अगस्त के जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं एक बार आप खुद से लिखने की कोशिश कीजिए और देखिए कि क्या आपको डेज याद है या आप अटक रहे हो, या आपको ऐसा लगता है कि मुझे याद है लेकिन एक्चुअल में याद नहीं है। तो वो लिखोगे तो पता लगेगा, है ना। ये आज आपके लिए टेस्ट है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, देखो
अभी फसाई के सीईओ बन गए नए, कौन बन गए? तो आंसर होगा रजित पुन्हानी। तो अभी रजित पुन्हानी को फसाई का नया सीईओ नियुक्त किया गया है और उन्होंने किनका स्थान लिया? गंजी कमलाबी राव का स्थान लिया है। बस इतना सा याद रखना, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट रहेगा। फसाई की पहले बात करते हैं। फुल फॉर्म होती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना होती है 5 सितंबर 2008 में, लेकिन इसने अपना कार्य करना शुरू किया था 2011 में, लेकिन स्थापना पूछेंगे तो स्थापना 2008 है। काम क्या होता है? भारत में फूड के मैन्युफैक्चर, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन, सेल और इंपोर्ट को रेगुलेट करने का ये काम करता है। मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिल जाएगा, जबकि इसके चेयरपर्सन है पुण्य सलीला श्रीवास्तव, लेकिन सीईओ बन गए अभी रजित पुन्हानी नाम है। और याद रखना, ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है, स्टैच्यूटरी बॉडी है। ये प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो मैंने स्टार मार्क कर दिया इस पे। अब अपॉइंटमेंट वाला प्रश्न है। कुछ और अपॉइंटमेंट्स मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराऊंगा, ध्यान देना। जैसे कि हमने पढ़ा था, एनआईटी यूनिवर्सिटी के चांसलर बने थे अमिताभ कांत। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के अध्यक्ष बने थे गोपाल विट्ठल, और इस पद पर आने वाले दूसरे भारतीय हैं। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा लंदन में। भारतीय बैंक संघ, इंडियन बैंक एसोसिएशन के सीईओ अतुल कुमार गोयल। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष बने थे श्रीनिवासुलु शेट्टी, जो कि वर्तमान में एसबीआई के चेयरमैन भी है। आत्मा के नए अध्यक्ष बने थे अरुण मामेन। आत्मा मतलब ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सीईओ डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन। अमेरिका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक डॉक्टर जे भट्टाचार्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव, पर्सनल सेक्रेटरी, ये बनी निधि तिवारी। और मोदी जी के प्रधान सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी शक्तिकांत दास बने थे। इनके अलावा पीके मिश्रा पहले से हैं। राष्ट्रमंडल राष्ट्रों का महासचिव शर्ली बॉचवे को बनाया गया सेक्रेटरी जनरल कॉमनवेल्थ नेशन का। घना देश की हैं इस पद पर आने वाली पहली अफ्रीकी महिला। और एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी बने, पाकिस्तान से हैं। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष शिव सुब्रमण्यम रमन बने। भारत के नए चीफ जस्टिस बीआर गवई है 52 नंबर के। ठीक है, तो ये 13 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हमने नियुक्तियां यहाँ पे रिवाइज किए, ध्यान देना। अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, अगले प्रश्न की ओर बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो वीकली वाला करंट अफेयर्स जो हमारा संडे को आना था, मैंने आपको बता दिया था क्यों नहीं आ पाया था, लेकिन कल मैंने शाम को अपलोड कर दिया था। तो वो वीकली अगर आपने नहीं देखा, क्योंकि मैंने बीच में बंद कर दिया था, आपको पता है रेस्पॉन्स नहीं आया था, लेकिन फिर आप ही लोगों ने कहा कि फिर से स्टार्ट कीजिए, अब रेस्पॉन्स आएगा, हम देखेंगे और पसंद आएगा तो शेयर भी करेंगे। तो अब मैंने अपलोड कर दिया है, फिर भी याद दिला दूं अगर नहीं पता चला हो तो जाकर के जरूर देख लेना। होम सेक्शन में आपको मिल जाएगा। और आपको पता नहीं चलता, उसका कारण यह है आपने अपने क्रैक एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो या नहीं कर रखा हो, तो पहले तो सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। बेल आइकन को प्रेस करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड होंगे। इसके अलावा टेलीग्राम अगर यूज करते हैं तो वहां पे अपने क्रैक एग्जाम चैनल को ज्वाइन करके रख लीजिए, तो वहां से भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हाँ भैया वीडियो आ गया। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर मेहनत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी तरीके से मैं आपके क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाता हूँ, बहुत अच्छी तरह से मैं आपके वीकली भी, ऐसा नहीं है इसी बार का वीक, हर बार ऐसे ही बढ़ाता हूँ, लेकिन पता नहीं क्या किस्मत ही खराब चल रही है, ईश्वर पता नहीं क्यों साथ नहीं दे रहे हैं, अपना चल नहीं रहा है बस। नहीं तो ऐसे ऐसे चैनल्स देखे हैं, और आप खुद भी देखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स खुद कहते हैं, मैं बोलूँगा नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, कि उनके हज़ारों में व्यूज़ आते हैं, लेकिन पता नहीं अपने क्या ही ग्रह लग रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पाता। ठीक है, अब अपने हाथ में नहीं है, लेकिन बुरा लगता है। इतने समय से मेहनत कर रहे हैं, कंटिन्यू है, हमेशा ये सोच के रहते हैं कि कोई बात नहीं, आज नहीं कल, आज नहीं कल, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, पता ही नहीं क्या चक्कर है। तो आप लोगों को सेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जो भी स्टडी ग्रुप्स होते हैं वहाँ पे एक बार शेयर ज़रूर कर देना। बस इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी किस भारतीय क्रिकेटर ने अभी सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया, तो आंसर होगा चेतेश्वर पुजारा ने। तो भारत के टेस्ट बल्लेबाज हैं मुख्य रूप से चेतेश्वर पुजारा, और अभी इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। वे गुजरात से बिलोंग करते हैं। 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने पदार्पण किया था। टोटल 103 टेस्ट मैचेस खेले हैं और कितने रन बनाए, 7195 रन बनाए, जिसमें 19 शतक सेंचुरीज शामिल हैं। वे टेस्ट इतिहास में भारत के 8वें सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने टेस्ट मैचों में भारत के तीसरे नंबर के बल्लेबाज के रूप में राहुल द्रविड़ का स्थान लिया है, और अभी उन्होंने सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। अब खेलों से संन्यास से मामले में मैं इसी तरह से, अब देखो अपनी खास बात क्या होती है ना, कि जिस तरह का प्रश्न होता है ना, उसी से संबंधित मैं आपको, उसी से रिलेटेड करंट अफेयर्स के प्रश्न ही मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। ऐसा आपको पूरे यूट्यूब में कोई नहीं कराएगा, चाहे जिनके लाखों सब्सक्राइबर्स भी आते हैं या लाखों व्यूज भी है ना, वो भी नहीं कराएगा, वो भी सब मिक्स करा देते हैं।
कहीं भी देख लेना आप, क्योंकि इसमें मेहनत लगती है। चाहे उनके पास हर काम करने के लिए टीम हो, बंदे हों, क्योंकि इसमें बहुत धीरे काम है और बहुत मेहनत लगती है। मेरे पास कोई टीम नहीं है, मैं अकेला हूँ, लेकिन जितना भी होता है चाहे कम देता हूँ, लेकिन पूरी मेहनत के साथ आपको देता हूँ। लेकिन फिर भी किस्मत साथ नहीं देती ना, तो बहुत बुरा लगता है। जैसे कि देखो, ये सारे 2025 के स्पोर्ट्स से संबंधित प्रश्न, और स्पोर्ट भी कैसा जिसमें सब रिटायरमेंट हुए वो देखेंगे हम। जैसे कि अचंता शरत कमल टेबल टेनिस प्लेयर है, इन्होंने संन्यास ले लिया। स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के हैं, वनडे इंटरनेशनल से संन्यास लिया। बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम ने ओडीआई क्रिकेट से लिया। बांग्लादेश के ही तमीम इकबाल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से लिया। मनोज कुमार जो कि बॉक्सर है, संन्यास ले लिया। सिमोना हालेप रोमानिया के टेनिस प्लेयर है, संन्यास लिया। बी सुमित रेड्डी बैडमिंटन प्लेयर है। और वंदना कटारिया, बार बार नहीं बोलूंगा संन्यास लिया, समझ गए हम, है ना। तो वंदना कटारिया हॉकी प्लेयर है। रोहित शर्मा विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से ले लिया। मेरी ईयरअप्स इंग्लैंड की फुटबॉल गोलकीपर थी, इन्होंने भी ले लिया। निकोलस पूरन ये वेस्ट इंडीज के प्लेयर थे, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। हेनरिक क्लासेन साउथ अफ्रीका के थे, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से लिया। ललित उपाध्याय हॉकी प्लेयर थे, संन्यास लिया। अदिति चौहान भारतीय महिला फुटबॉल टीम की गोलकीपर थी, संन्यास ले लिया। ठीक है, तो 2025 के सारे जिन्होंने रिटायरमेंट लिया अपने अपने खेलों से, इनके खेल आपको याद रखने हैं। बताने का उद्देश्य क्या है, ये भी न्यूज में है, संन्यास ले लिया तो खेल याद रखना, स्टैटिक में पूछ सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीता है। तो यहाँ पे सही उत्तर जाएगा स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड। अभी ये 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 इसका आयोजन हो रहा है। 16 अगस्त को शुरू हुआ, 30 अगस्त तक चलेगा। कहाँ पर हो रहा है याद रखना, शिमकेंट कजाकिस्तान में। और जहाँ पर ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने गोल्ड जीता 50 मीटर एयर राइफल इवेंट में। अभी तक भारत यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अभी मेडल टैली में भारत पहले स्थान पे चल रहा है। लगभग अभी तक 40-41 मेडल हमने जीत लिए हैं। अभी टूर्नामेंट जब एंड हो जाएगा मैं मेडल टैली एक बार आपको बता दूंगा, लेकिन अभी यहाँ पे इस प्रश्न को बताने का उद्देश्य ये है, ये ध्यान रखो इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है, शिमकेंट कजाकिस्तान में। ठीक है, बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। तो कमेंट करके ज़रूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। मैंने आपको बता ही दिया, अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना, सपोर्ट करना, लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। और हाँ, इनकी प्रैक्टिस के लिए क्विज आपकी अपलोड होती है, डेली करंट अफेयर्स की भी, वीकली वाली भी। कहाँ पर, अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। तो प्रैक्टिस करते रहो, क्विज लगाते रहो, दूसरे स्टूडेंट से आपकी रैंकिंग होगी तो आपको पता लगेगा क्या आपका चल रहा है, कैसा परफॉर्म आप कर पा रहे हो। तो क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। पीडीएफ डेली आपको मिलती है आपके टेलीग्राम चैनल पे, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, केंद्र सरकार किस राज्य की पंपा नदी को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत शामिल करेगी। तो आंसर होगा केरल। उसके अलावा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस ये मनाया जाता है 23 अगस्त को। एक बुक है जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट, इस बुक को लिखा है कंचन चक्रवर्ती ने। मदरसा बोर्ड को भंग करके अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किसने किया, उत्तराखंड। और UIDAI ने निर्बाध आधार आधारित ग्राहक सत्यापन के लिए किसके साथ समझौता किया, स्टारलिंक। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में कौन टॉपर रहा, MP। और गृह मंत्रालय के अनुसार यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर, उसके उपराज्यपाल को कितने सदस्य नामित करने का अधिकार है, 5। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के अनुसार किस जनजाति में आनुवांशिक कारकों के कारण TB की उच्च दर पाई गई, शहरिया। और डोनाल्ड ट्रंप ने अभी भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया है सर्जियो गौर को। उसके अलावा भारत सरकार ने किस वस्तु पर से आयात शुल्क पूरी तरह से हटा दिया, रॉ कॉटन। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था, किस देश ने अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन से सम्मानित किया। तो इसका सही उत्तर था मॉरिशस। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब यह आज का आपका होमवर्क प्रश्न।